नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव भी है और आधार भी है, इसीलिए चुनाव होने चाहिए। लेकिन जब कोई महामारी सिर पर मौत बनकर नाचने लगे तो चुनाव इस तरह होना चाहिए कि लोग नई सरकार भी चुन लें और जान भी सुरक्षित रहे। आज इंडिया सबसे ज्यादा यही जानना चाहता है कि कोरोना कैसे हाहाकार मचाने लगा है, खासकर चुनावी भीड़ को देखकर। वहीं इंडिया यह भी जानना चाहता है कि जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे और चुनावी राज्यों में रैली पर रैली होने लगी, तब जाकर कैसे चुनाव आयोग जागा है। वहीं इंडिया यह भी जानना चाहता है कि जब कोरोना के पुराने अनुभव बता रहे हैं कि रैलियां रोकनी चाहिए, तब नेता क्यों रैली पर आमदा हैं। तो इन तमाम खबरों पर हम आपको विस्तार से आगे जानकारी देंगे, इस पर चर्चा भी होगी। लेकिन कोरोना के चूंकि मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ये मामले इसलिए लोगों को अब डरा रहे हैं क्योंकि बंगाल चुनाव में कोरोना से मिले जख्मों को देश ने देखा था। अब यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव है, तो वहां कोरोना का खतरा और भी डरा रहा है। फिर भी रैली पर रैली हो रही हैं और चुनाव आयोग अब जाकर जागा है। तो सवाल है कि चुनाव आयोग के जागरण से क्या हालात बदलेंगे? आप देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूरे सूबे को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है और यह आदेश 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगा, यानी अगली सरकार बनने तक। कोविड के प्रकरण बढ़ने शुरू हुए हैं, इसलिए जो एपिडेमिक्स एक्ट है सेंटर का और स्टेट का, इन दोनों की अवधि को बढ़ा करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। रात के अंधेरे में कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। नाइट कर्फ्यू है, लेकिन लगता है कि प्रशासन ने कोरोना को एक खास जीव की तरह समझ दिया है, जिसे बस रात के अंधेरे में दिखता है, दिन के उजाले में नहीं। तभी तो रात में पाबंदी है, दिन में रैलियों की खुली छूट है। शायद यूपी का प्रशासन मानकर चल रहा है कि जहां रैली हो रही है वो मैदान कोरोना फ्री है, जहां रोड शो चल रहा है वो सड़क और गली कोरोना फ्री है। तभी तो 22 से 28 दिसंबर तक यूपी में 23 बड़े चुनावी कार्यक्रम हुए। इसमें बीजेपी की 16 रैलियां हुई। अखिलेश क्वारंटीन थे, लिहाजा एक ही रोड शो उन्होंने किया और इस रोड शो के दौरान कई छोटी सभाएं की। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र ने 6 रैलियां यूपी में की। और ये सब जब हो गया, तब चुनाव आयोग भी जागा। मंगलवार को चुनाव आयोग की 3 सदस्यीय टीम लखनऊ पहुंची। पूरे जिले के जिलाधिकारियों, पुलिस कोतवाल और आला अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया और चुनाव से पहले हालात कैसे हैं इसका जायजा लिया। पिछले कई दिनों से एबीपी न्यूज इस बड़े खतरे को लेकर चेता रहा है। यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित करना हमारी बात को साबित करता है, लेकिन प्रदेश भर में चुनावी कार्यक्रम बदस्तूर जारी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की टीम से जब नेता मिलकर बाहर निकले और उनसे सवाल किया गया, तो कोई भी चुनाव टालने के मूड में नजर नहीं आया। चुनाव आयोग से हमने कहा है कि चुनाव समय से कराया जाए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए चुनाव समय से कराया जाए और कोविड के नियमों का पालन कराया जाए। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें कोविड की जो तीसरी लहर संभावित है, उसके मद्देनजर उन पोलिंग स्टेशनों और पोलिंग बूथों की पुनः समीक्षा कर ली जाए, जिससे कि अंतिम समय में जाकर के भीड़ के निवारण के लिए, कोविड प्रोटोकॉल के अमल के लिए कहीं पोलिंग बूथ को डिस्टर्ब न करना पड़े। कोविड पर जो नियम दिया गया था उस पर हमने कहा कि जो भी आप सख्ती से कानून का पालन करते हैं, मतलब जो भी कराएंगे, तो वो सबके लिए समान रूप से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हो और चाहे किसी भी विपक्षी दल की मीटिंग हो। चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद में है, लेकिन जब बात जान पर आ जाए तो चुनाव टले या न टले, रैलियां तो रुक ही सकती हैं। तो सवाल है कि चुनाव आयोग क्या अधिसूचना का इंतजार करेगा या अभी से कोई पहल कर सकता है? जवाब जानकारों से सुनिए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आज ही इलेक्शन अनाउंस कर दे और रैलियों को बैन कर दे, क्योंकि खुद अपनी मर्जी से हम बैन नहीं करेंगे, जब ऊपर से डंडा आ जाएगा तब बैन करेंगे। ये क्या लॉजिक है, मुझे तो समझ में नहीं आती। मेरा मानना है कि चुनाव आयोग ने पहले से ही काफी देर कर दी है।
कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ने की प्रक्रिया और चुनाव मुहिम चलाने की प्रक्रिया में उसे पहले से ही कुछ संशोधन करने चाहिए थे और एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए था जो कि कोरोना प्रभावित इलाकों में लागू किया जाता। खासतौर से अगर मान लो पूरे देश में कोरोना की लहर आई हुई है, किसी प्रदेश में खासतौर से कोरोना की लहर आई हुई है या कोई और महामारी है, तो ऐसे मौके पर चुनाव कैसे लड़ा जाए, जनता की गोलबंदी कैसे हो, प्रत्याशी लोगों से अपना संपर्क कैसे करें, रैलियां कैसे हों, जो रोड शो होते हैं वो कैसे हों, भाषण कैसे हों। जब तक चुनावों की तारीख नहीं आती तब तक रैली पर रोक प्रशासन का काम है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से न कुछ करते बन रहा है न कहते, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल लागू करवाएं तो नेता नाराज और नहीं करवाएं तो कोरोना विस्फोट की फांस। वर्तमान में जो दिशा निर्देश हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, साथ ही साथ गवर्नमेंट के, इसका अक्षर से अनुपालन किया जा रहा है। जैसे कि अगर कोई ओपन स्पेस है तो हाफ दी कैपेसिटी का है और साथ ही साथ मास्किंग को अनिवार्य किया गया है। तो इसी चीज़ को इन्फोर्स किया जा रहा है जो कि गाइडलाइंस के अंतर्गत है। सवाल ये है कि अब चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग की टीम दिल्ली लौट जाएगी या चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाने में मदद करेगी जिससे चुनावों पर कोरोना का काला साया न पड़े? चलिए, तो ये अच्छी बात है कि चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। आज की लीड स्टोरी पर हमारी राय यह है कि चुनाव आयोग को पहल करके रैलियां रुकवानी चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें और अगर असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल देकर भेज सकते हैं। हम आखिर में दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से सहमत हैं, कितने नहीं। अभी चुनाव आयोग तो पूरी तरह एक्शन में नहीं आया है, लेकिन नेता आ गए हैं, तभी तो चुनावी रैलियां जमकर हो रही हैं और हर पार्टी इस जुगत में है कि जीत उसी की हो। सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए एक सर्वे किया है जिसके मुताबिक पिछले 15 दिनों में ही देखें तो बीजेपी की जीत की संभावना बढ़ी। जहां 14 दिसंबर को 46% लोग मानते थे कि बीजेपी जीतेगी, वहीं आज बीजेपी की जीत की संभावना जताने वाले 49% हो गए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का ग्राफ 1% गिरा है और 30% लोग समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना देख रहे हैं। बीएसपी का ग्राफ भी 1% गिरा, कांग्रेस का भी ग्राफ 1% गिरा है। यह एक अनुमान है, लेकिन जनता के दिल में क्या है यह तो चुनाव बीत जाएगा, नतीजे आएंगे तब पता चलेगा और चुनाव कब से कब तक होगा यह चुनाव आयोग तय करेगा। अब बात चुनाव आयोग की ही हो रही है तो लगे हाथ आपको यह भी बता दें कि आयोग की टीम कल ही लखनऊ दौरे पर पहुंची थी, लेकिन यहां आयोग के अधिकारियों को यूपी सरकार की ओर से जो मर्सिडीज की सवारी कराई गई वो सवालों में घिर गई है। तो आप देखिए मेरे सहयोगी रणवीर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कार नंबर 1 मर्सिडीज, कार नंबर 2 मर्सिडीज, कार नंबर 3 मर्सिडीज। 3 मर्सिडीज गाड़ियों का यह काफिला है उत्तर प्रदेश आई चुनाव आयोग की टीम का। 28 दिसंबर को जब चुनाव आयोग की टीम लखनऊ के योजना भवन में उतरी तो पूरे जलवे के साथ एयरपोर्ट से इन्हें मर्सिडीज गाड़ियों में लाया गया। खास बात यह है कि इन गाड़ियों पर टैक्सी वाली पीली नंबर प्लेट भी नहीं थी। अब सवाल तो उठने ही थे, सो उठ गए। पहला सवाल, मर्सिडीज किसकी थी? दूसरा सवाल, क्या ये गाड़ियां प्राइवेट थी? तीसरा सवाल, लग्जरी गाड़ियों को क्यों भेजा गया? अब इन सवालों के उठने की वजह भी है। वजह यह है कि जब मीडिया ने ये सवाल उठाए तो आनन फानन में इन गाड़ियों को हटा दिया गया और बैठक खत्म करने के बाद चुनाव आयोग की टीम इनोवा गाड़ियों में वापस गई। 29 तारीख को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में भी चुनाव आयोग के अफसर इन्हीं इनोवा गाड़ियों से आए। अब इससे एक और सवाल उठा कि मर्सिडीज को हटाया क्यों गया? चुनाव आयोग के अफसरों को लाने वाली मर्सिडीज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए जब हमने पड़ताल की तो पता लगा कि यूपी 32HF0011 जेके इंटरप्राइजेस के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसमें आलमबाग लखनऊ का पता है। यूपी 16AU0922 विनय कुमार अवस्थी के नाम पर रजिस्टर्ड है और गौतम बुद्ध नगर का पता है। यूपी 93AS9000 शबाना खान के नाम पर रजिस्टर्ड है और डालीबाग लखनऊ का पता है। ये तीनों ही गाड़ियां प्राइवेट है।
अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग जैसे अहम विभाग के अफसरों को इन प्राइवेट गाड़ियों से लाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? ये मजबूरी थी या फिर उन्हें खुश करने की कोशिश? चुनाव आयोग को गाड़ियां मुहैया कराने वाले विभाग के सूत्रों ने बताया कि सरकारी गाड़ियां कम पड़ने पर निजी वेंडर्स से किराए पर गाड़ियां ली जाती हैं। आमतौर पर प्रोटोकॉल के मुताबिक अधिकतम इनोवा जैसी गाड़ी किराए पर ली जाती है, लेकिन खास मौकों पर फॉर्च्यूनर भी मेहमानों के लिए मुहैया कराई जाती है, लेकिन मर्सिडीज कभी नहीं ली जाती। जहां तक प्राइवेट नंबर का सवाल है, अगर कार उपलब्ध नहीं होती तो प्राइवेट नंबर की गाड़ी भी भेज दी जाती है, लेकिन ये मामला चुनाव आयोग जैसे संवेदनशील विभाग से जुड़ा है, लिहाजा सियासत इसमें जुड़ गई। क्या उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव होने के आसार हैं? कौन सी स्थिति है कि चुनाव आयोग जैसे अधिकारियों को सरकार मर्सिडीज गाड़ी जैसे लोक लुभावने जो आने जाने का एक उनको चलने का जरिया है उसे उपलब्ध कराने का काम कर रही है? कि देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में पीएमओ ने चुनाव आयोग के तीनों अधिकारियों को तलब किया, क्योंकि ये चुनाव आयोग स्वतंत्र एक संस्था है, उसको तलब करने का पावर पीएमओ को नहीं है। जो अभी हमें मिनिस्टर था तानू पांडे जी यहाँ प्रमुख सचिव थे, चीफ सेक्रेटरी थे यहाँ, और उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ ले जा करके चुनाव दफ्तर बैठा दिया है, तो कहीं न कहीं अंगुली तो उठ ही रही है ना। दरअसल बात सिर्फ एक कार की नहीं है, बात उस संवैधानिक संस्था की है जिस पर लोकतंत्र को बचाए रखने की जिम्मेदारी है। अच्छी से अच्छी गाड़ी की कोशिश होती है, मर्सिडीज अगर कर दी तो किराए की होगी। ये देखने की बात है कि वो जो उसकी नंबर प्लेट टैक्सी वाली नहीं थी कि क्या वो प्राइवेट थी, किसकी थी। इस प्रकार के जो विवाद हैं कि वो मर्सिडीज से गए और दूसरी कार से वापस आए, इस तरह के विवाद निकलना ही नहीं चाहिए। और इस तरह का विवाद कोई आता है तो चुनाव आयोग की तरफ से उसका सिक्का बंद खंडन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, जिस तरह अन्य संस्थाओं की प्रतिष्ठा गिर गई है, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा भी गिर जाएगी और फिर भारत के पास रहेगा क्या? सवाल चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा का है। संवैधानिक संस्था पर उंगली उठती है। एक लग्जरी कार के चलते आयोग पर राजनीतिक कनेक्शन के सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता के साथ लखनऊ से रणवीर की रिपोर्ट। चुनाव आयोग के अधिकारियों की मर्सिडीज की सवारी पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या राज्य संपत्ति विभाग के पास सरकारी गाड़ी नहीं थी जो उसे किराए पर मर्सिडीज कार भेजनी पड़ी? अगर नहीं थी तो ट्रेवल एजेंट से टैक्सी वाली मर्सिडीज की जगह पर्सनल मर्सिडीज कार क्यों ली गई? क्या चुनाव आयोग के अधिकारी मर्सिडीज कार के पात्र हैं? अगर पात्र हैं तो लौटते समय मर्सिडीज हटा क्यों दी गई? क्योंकि तब उन्हें टोयोटा कंपनी की इनोवा दे दी गई थी। और क्या तीनों मर्सिडीज कार का कोई राजनीतिक कनेक्शन है? इन सवालों के साथ एक सवाल और है, और वो ये कि अगर मान भी लिया जाए कि आचार संहिता लागू ना होने की वजह से चुनाव आयोग के हाथ बंधे हुए हैं, तो क्या नेताओं के हाथ भी बंधे हुए हैं? क्या बड़ी बड़ी पार्टियों के हाथ भी बंधे हुए हैं? नेताओं के लिए लोगों की जान जरूरी है कि चुनाव प्रचार क्यों हर दल दिन भर रैली और जनसभा कर रहा है और शाम ढलते ही वो कोरोना पर बड़ा बड़ा ज्ञान देने लगता है? आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राम की बात तो घर बैठकर भी हो सकती है, लेकिन इतनी भीड़ में कोरोना से कैसे बचेंगे, उस काम वाली बात का क्या? शक्ति के साथ संवाद तो ठीक है, लेकिन अगर इस संवाद के लिए जुटी भीड़ में कोरोना आ गया तो क्या उसका कोई उपाय है आपके पास, प्रियंका जी? हिंदी फिल्म का एक पुराना गाना है, हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा। लेकिन चुनावी राज्यों में सत्ता हासिल करने के लिए नेता कह रहे हैं, हम तो रैली करेगा, कोरोना से नहीं डरेगा। इसीलिए रैली से तौबा तो नेता करेंगे नहीं, हाँ कोरोना पर भी अपनी पीठ जरूर थपथपाएंगे। कोरोना का वैक्सीन कोरोना महामारी से बचाव का सबसे बड़ा कवच है। अब जनता जब नेता दर्शन के लिए आती है तो फिर कोरोना प्रोटोकॉल की चिंता क्यों करे? चेहरा ढक रहा है ना, याद ना रही लाने की। डर तो है पर मजबूरी है, ध्यान न रहा था सर, ध्यान नहीं रहा हमारे। बस लेके ही ना आए, कपड़ा लगा देते हैं, ये वाला कपड़ा लगा देते हैं। अब जरा फिरोजाबाद में हो रहे प्रियंका गांधी के कार्यक्रम की तस्वीर भी देख लीजिए। इवेंट मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं है।
रैंप बनाया गया है। इस रैंप में प्रियंका टहल टहल कर महिलाओं से बात कर रही हैं। न उन्होंने मास्क पहना है, न इस रैंप पर मौजूद किसी और ने। भीड़ का भी हाल ऐसा ही है। प्रियंका से जब एबीपी न्यूज ने पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी सभाएं रोकने पर विचार कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार है। खुद भी हम थोड़ा सा असेस करें कि हो सकता है कि अगले 15-20 दिनों के लिए हम कुछ रोक लगाएं अपने ही प्रोग्राम्स में, बट पहले हम देखना चाहते हैं कि ईसी क्या कहेंगे। अब यूपी से निकलकर पंजाब चलिए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की पटियाला की इस रैली में भीड़ को देखिए, लेकिन सरकार को कोरोना की नहीं, चुनाव की चिंता है। पंजाब दे विच कोरोना नूं असीं नहीं बढ़न देवांगे। एक स्टंट खेल रहे हैं बीजेपी ते आम आदमी रल के, पंजाब दे इलैक्शनां नूं अगे पाउणा चाहुंदे हैं। दुनिया कोरोना से कांप रही है, लेकिन इतनी भीड़ को देखकर एक बार कोरोना का वायरस भी सोचता होगा कि अजब देश है, जहां जनता को जान से ज्यादा प्यार चुनाव से है और नेताओं को लोगों को बचाने से ज्यादा कुर्सी से। अमरोहा से अजय दुबे, फर्रुखाबाद से बलराम पांडे के साथ फिरोजाबाद से जैनेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात प्रधानमंत्री के कानपुर दौरे की। आप सोच रहे होंगे कि पीएम तो कल कानपुर गए थे, हम आज क्यों बात कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि इसकी वजह बेहद गंभीर है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल कानपुर में दंगा फैलाने की साजिश की थी। समाजवादी पार्टी इस आरोप से इनकार करती आई थी, लेकिन देर शाम 5 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया गया, जिनमें से 3 का नाम एफआईआर में है। इससे पूरा मामला पलट गया है। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लाल टोपी मतलब खतरा। आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता नजर आ रहा है। कानपुर में घटना घटी है, उसे समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का, किसी संगठन का कोई लेना देना नहीं। कानपुर के छोटे से इलाके में हुआ ये कार वाला कांड अब बड़ी सियासी बहस की वजह बन गया है। आमने सामने बीजेपी और समाजवादी पार्टी है। आरोप दंगा फैलाने और भड़काने के लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कानपुर में कल प्रधानमंत्री मोदी जब कार्यक्रम के लिए आए थे, उसी दौरान इस ऑल्टो कार में तोड़फोड़ की गई। फिर हिंसा के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। और अब इस वीडियो को गौर से देखिए। सफेद रंग की इस ऑल्टो में आगे और पीछे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले बैनर लगे हैं। बोनेट पर बीजेपी का झंडा भी लगाया गया है। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि गाड़ी किसी बीजेपी कार्यकर्ता की है और ईंट पत्थरों से हमला करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन जब पुलिस ने इस कार वाले कांड की जांच की तो पता चला कि तोड़फोड़ का ये मैच पहले से फिक्स था। पुलिस के मुताबिक कार तोड़ने वाले से लेकर कार मालिक तक सब के सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकले। सुकांत शर्मा नाम का आरोपी मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का पूर्व नगर प्रवक्ता रहा है। सचिन केसरवानी छात्र सभा का क्षेत्रीय मंत्री है। अभिषेक रावत मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का नगर सचिव है। निकेश कुमार युवजन सभा का पूर्व जिला मंत्री रहा है। ऑल्टो का मालिक अंकुर पटेल 2019 से 2020 में सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का सचिव रहा है। जिस गाड़ी को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है। गिरफ्तारी लखनऊ से की गई है। बाकी अन्य 4 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। इस पूछताछ के बीच ही समाजवादी पार्टी ने इसी मामले में 5 लोगों को पार्टी से निकाल दिया। इनमें से 3 वो चेहरे हैं जिनका नाम पुलिस एफआईआर में दर्ज है। तब समाजवादी पार्टी कैसे कह रही थी कि उसका साजिश से कोई लेना देना नहीं। कानपुर में जो घटना घटी गाड़ी में तोड़ फोड़ का, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, न ही समाजवादी पार्टी का कोई उसमें कार्यकर्ता था। लेकिन बीजेपी को बैठे बैठाए एक ऐसा मुद्दा मिला जिसकी गूंज चुनाव में सुनाई पड़ सकती है। रैली के स्थान के पास इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे कि वहां दंगे आरंभ हो जाएंगे। केवल और केवल इसी उद्देश्य के साथ इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा गया समाजवादी पार्टी के छात्र सभा द्वारा, उनके स्टूडेंट्स विंग। यूपी चुनाव में लाल टोपी का मुद्दा बड़ी मुश्किल से शांत हुआ था, लेकिन तस्वीरों में दिख रही लाल टोपी ने फिर से इस बहस को जिंदा कर दिया है।
अब तक अखिलेश फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, अब मौका बीजेपी को मिल गया है। और अब बात महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण की। 4 दिन हो गए लेकिन कालीचरण अब तक लापता है। कहां तो कालीचरण महाराज डींगे हाँक रहा था कि वो फांसी पर चढ़ने को तैयार है, लेकिन उसके खिलाफ जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई उससे लगता है कि वो डर गया है। आईपीसी की धारा 294 के तहत गाली देने और अश्लील हरकत के लिए अगर अदालत कालीचरण महाराज को दोषी पाएगी तो उन्हें 3 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। वहीं आईपीसी की धारा 505(2) के तहत अगर कालीचरण के खिलाफ घृणा वैमनस्य फैलाने के लिए असत्य बोलने का आरोप साबित हो गया तो 3 साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि कालीचरण को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं, लेकिन अब तक उसके हाथ खाली हैं। तो सवाल है कि राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले कालीचरण को बचा कौन रहा है। आप देखिए मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। ये चौथा दिन है जब गांधी को गाली देने वाला कालीचरण फरार है, लेकिन उसका जब मन कर रहा है वो वीडियो जारी करके पाखंड की पोथी से नफरत के श्लोक वाज रहा है और रायपुर पुलिस को उसका पता ही पता नहीं। और ये हाल तब है जब छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी सरकारी मशीनरी उसकी तलाश में लगा दी है। जो सत्ता में पार्टी है, भाजपा है, ये सब जितने भी ग्रुप्स हैं ये इन्हीं से एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं। अगर महात्मा गांधी नहीं होते, अगर अपनी जान न्यौछावर नहीं करते तो ये देश, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिसमें हमारी स्वतंत्रता है, हमारा लोकतंत्र है, ये देश नहीं हो। गांधी को गाली देने वाले कालीचरण पर छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक केस दर्ज हुए हैं। 19 दिसंबर के कार्यक्रम के सिलसिले में आज पुणे पुलिस ने भी उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। बावजूद इसके दोनों राज्यों की पुलिस को उसकी भनक तक नहीं है। सवाल ये है कि कालीचरण छुपा कहाँ है? क्या कोई है जो उसको बचा रहा है? क्या कालीचरण महाराष्ट्र में जाकर छुपा है जो उसका गृह प्रदेश है, या फिर किसी दूसरे राज्य में कालीचरण छुपा बैठा है? टीम महाराष्ट्र अकोला गई है, मध्य प्रदेश भी गई है, क्योंकि वो इंदौर में भी उनका आश्रम है। महात्मा गांधी के बारे में इस प्रकार के शब्द कहे जाए वो कतई बर्दाश्त नहीं है। रायपुर पुलिस की टीम कहां निकली है आपको वो भी बता देते हैं। कालीचरण की तलाश में पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र के अकोला गई है। कालीचरण अकोला का रहने वाला है। दूसरी टीम को मध्य प्रदेश के इंदौर भेजा गया है, क्योंकि इंदौर में कालीचरण का आश्रम है। लेकिन न जाने कालीचरण कहां जा दुबका है कि वो मिल ही नहीं रहा। साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, उनके वीडियो फुटेज भी जब्त किए गए हैं और कालीचरण की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग स्थानों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य संभावित जो भी स्थान है वहां पे हमारी टीम गई है, पतासाजी की जा रही है। लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि जिस मुख्यमंत्री ने ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी करने की वजह से अपने पिता तक को गिरफ्तार करवा दिया था, उसकी पुलिस कालीचरण को क्यों नहीं पकड़ पा रही? लोग इसे यूपी चुनाव से जोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सीएम होने के साथ साथ भूपेश बघेल यूपी कांग्रेस के पर्यवेक्षक भी हैं। चुनावी तैयारियों से लेकर नीति और रणनीति तक पर उनकी नजर है। इसलिए इस बात की भी चर्चा गर्म है कि चुनाव के इस नाजुक मोड़ पर कालीचरण को गिरफ्तार कर भूपेश बघेल यूपी के ब्राह्मण वोटों को गंवाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। इसलिए गिरफ्तारी में देरी हो रही है। हालांकि एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में भूपेश बघेल ने ऐसे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिर भी ऐसी चर्चा और जोर ना पकड़े, इसलिए बघेल ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है और कांग्रेस के दूसरे नेता भी कालीचरण को बीजेपी से जोड़ने में जुटे हैं। बापू के बारे में यदि अपशब्द कहे जाएं, उस पर कार्रवाई करने की बात है तो हम अपने राज्य में कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को भी ये देखना चाहिए, उसके इंटेलिजेंस को भी ये देखना चाहिए कि ये इस प्रकार से गतिविधियां क्यों हो रही है। ये भाजपा संघ का कार्यकर्ता है। हमारे जो भगवा वस्त्र को अपमानित करने के लिए वहां खड़ा हो गया। जो व्यक्ति हिंसा में विश्वास करता है वो कभी संत हो नहीं सकता। कालीचरण जैसे लोगों को ऐसे ही सियासी बयानों से ताकत मिलती है और वो नफरत के बीज बोते हैं। कभी गांधी को गाली देते हैं तो कभी गोडसे को पूजनीय बताते हैं और कार्रवाई की जगह होती है सिर्फ सियासत। हमारी पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही है। यहाँ से फरार होने के बाद पहली लोकेशन की पुलिस गुजराहो शुरू के साथियों के साथ एक लोकेशन हमको मिली है दिल्ली में। हमारे साइबर सेल और क्राइम ब्रांच के अधिकारी लगातार उनके पीछे लगे हुए हैं। बापू को अपमानित किया गया छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे,
उसके बावजूद किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं करना इस बात का सूचक है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल जी उनकी गिरफ्तारी नहीं चाहते हैं। गांधी देश की आत्मा है और उस आत्मा पर कालीचरण ने आघात किया है, इसलिए जरूरत है कि राजनीति से ऊपर उठकर कालीचरण पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा लगता है कि हमारे देश में कुछ लोगों के लिए गांधी को गाली देना फैशन बन गया है, बल्कि कहिए कि कुछ लोग अपनी सियासत चमका लेते हैं। गांधी को 3 गोलियां तो 30 जनवरी 1948 को मारी गई थीं, लेकिन गांधी का चरित्र हनन किया जाता है तो कभी अपशब्दों का इस्तेमाल होता है। जिस गांधी के बारे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत मुश्किल से यकीन करेंगी कि ऐसा हाड़ मांस का प्राणी इस धरती पर चला, उस गांधी का मर्म हमारे देश में कुछ लोग नहीं समझते। गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी ने कहा था, महात्मा कहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने सम्मानित किया था, लेकिन जिनकी जुबान गंदी है उस पर आखिर क्या कहा जाए। किसी धर्म संसद में कोई कालीचरण गांधी को सत्यानाशी कहता है तो संसद की शोभा बढ़ाने वाली सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर गांधी के हत्यारे को देशभक्त बता देती हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज तो अर्थव्यवस्था में एक नई खोज ले आए कि रुपया इसलिए गिर रहा है कि उस पर गांधी जी का नाम है। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस मार्कंडेय काटजू भी सारी मर्यादा लांघ गए। तो मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया सेल के प्रमुख रहे अनिल सौमित्र ने महात्मा गांधी को पाकिस्तान का पिता कह दिया था। तब बीजेपी ने सौमित्र को 1 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पत्रकारिता के छात्रों को अपना ये जहरीला ज्ञान पढ़ाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।